अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कुत्तों का शिकार मैंने भी खेला था, लेकिन सिर्फ एक बार। उसी शिकार में ये वाक़या हो गया जिसने दूसरी बार शिकार पर जाने की हिम्मत और जुर्रत ही ख़त्म कर दी। उस वक्त मैं नौजवान था। मेरे 3 मुसलमान दोस्तों ने और उनमें से एक के एक हिंदू दोस्त ने कुत्ते पाल रखे थे। मेरे एक मुसलमान दोस्त के पास लड़ने वाला खूंखार कुत्ता था और वो ग़ालिबन उसी नस्ल का कुत्ता था जिसका ज़िक्र साबिर हुसैन राजपूत ने अपनी कहानियों में किया है। उसे वो बोहली कहते हैं। कुत्तों के मुतालिक मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता हिंदुओं की हर नस्ल के मुतालिक इतना ज़्यादा जानता हूँ जितना सपेरे सांपों की किस्मों को जानते हैं। मैं ये जानता हूँ कि इस कुत्ते को बुलडॉग कहते हैं। एक रोज़ हम सब दोस्त खुशगपियों में मशगूल थे कि हमने शिकार का प्रोग्राम बना लिया। हम में से किसी को भी मालूम नहीं था कि कुत्तों से शिकार किस तरह खेला जाता है। बस इतना सोचा था कि जो भी शिकार नजर आया उसके पीछे कुत्तों को दौड़ा देंगे। जिस दोस्त के पास बुलडॉग था वो एक रिटायर्ड सूबेदार का बेटा था। उनके घर में अरबी नस्ल की घोड़ी भी थी। आजकल जिस तरह लोग कार रखकर फ़ख्र करते हैं, ऐसा ही फ़ख्र उस दौर में घोड़ा रखकर किया जाता था। कार अमारत का तासुर पैदा करती है, लेकिन घोड़े या घोड़ी पर बैठकर मर्दानगी और जुर्रतमंदी का तासुर उभरता था। घोड़े पर सवार आदमी पुरवकार लगता था। हमारे एक और दोस्त के घर में भी घोड़ी थी। अब हमारा गांव कस्बा बन चुका है। मेरी नौजवानी में ये बड़ा प्यारा गांव हुआ करता था। गांव से 1 ही मील दूर से घना जंगल और पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता था। एक रोज़ सुबह के वक्त हम शिकार खेलने के लिए घरों से निकले। 4 कुत्ते थे। इसके साथ हम 6 दोस्त थे। घोड़ियों वाले दोस्त घोड़ियाँ ले आए थे। हमने तय किया था कि बारी बारी घोड़ियों पर सवार होंगे। कुत्तों वाले दोस्त कहते थे कि कुत्ते किसी हिरन के पीछे दौड़ा देंगे तो 2 लड़के घोड़ियों पर उनके साथ होंगे। हम में से किसी को भी मालूम नहीं था कि कुत्ते हिरन की रफ्तार से दौड़ भी सकेंगे या नहीं। हम तो अपने ख्यालों में ही शिकारी बने फिर रहे थे। हम गांव से तकरीबन 3 मील दूर घने जंगल में पहुंच गए और कुत्तों के गले से पटा निकालकर जंजीरें खोल दीं। कुत्ते इतनी तेज़ दौड़े कि हमारी नज़रों से ओझल हो गए। हमारे 2 दोस्त दोनों घोड़ियों पर सवार हो गए और अपने कुत्तों के पीछे गए। जो दोस्त पैदल थे वो आराम आराम से चलते गए। हमारे सवार दोस्त भी हमारी नज़रों से ओझल हो गए। हम चारों थक कर एक जगह बैठ गए। बहुत देर बाद हमारे दोस्त वापस आ गए। उनके साथ 4 की बजाय 3 कुत्ते थे। बुलडॉग उनके साथ नहीं था। दोस्तों ने बताया कि तलाशे बिस्यार के बावजूद बुलडॉग कहीं नज़र नहीं आया। ये तो कीमती कुत्ता था, उसे हम ज़ाया नहीं कर सकते थे। हम सब उसकी तलाश में आगे चले गए। आगे इलाका और ज़्यादा खौफनाक हो गया। हम ग़ालिबन 1 मील आगे निकल गए होंगे। अचानक हमें एक कुत्ते की आवाज़ इस तरह सुनाई दी जैसे उसने किसी पर हमला करके उसे पकड़ लिया हो। उसके साथ ही एक आदमी का वावेला सुनाई दिया। वो कुत्ते को धुतकार रहा था और गालियाँ भी बक रहा था। आवाज़ दूर से नहीं आई थी। हम उस तरफ दौड़े गए तो ऐसा मंजर देखा जिससे हमारे दिल दहल गए। बुलडॉग ने एक आदमी की टांग मुंह में ले रखी थी और उसे भंभोड़ रहा था। हम गोलियों की रफ्तार से पहुंचे और बुलडॉग पर काबू पा लिया, लेकिन जिसकी उसने टांग पकड़ी थी उसकी चीखें फलक का जिगर चाक कर रही थीं। कुत्ता तो उससे अलग हो गया, लेकिन उसकी पिंडली गोश्त का लोथड़ा बन चुकी थी और वो तड़प रहा था। उसके साथ एक और आदमी था जो कुत्ते से इतना डरा कि उसे कुत्ते से छुड़ा न सका और वहाँ से इधर उधर हो गया। कुछ वक्त बाद वो आ गया। ये उसका भी कसूर न था। बुलडॉग था ही बहुत खौफनाक और खूंखार कुत्ता। यहाँ से उस वाक़ये की इब्तिदा हुई जो सुनाने के लिए मैंने इतनी लंबी तमहीद बांधी है। कुत्ते के ज़ख्मी किए हुए आदमी की मरहम पट्टी की फौरी ज़रूरत थी। उसके साथी ने अपने कंधों पर तय की हुई एक चादर डाल रखी थी। उसने इस चादर के किनारे से 4-5 इंच चौड़ी पट्टी फाड़ी और ज़ख्मी की पिंडली पर लपेटकर मजबूत गांठ दे दी।
जख्म देखा नहीं जाता था। इन दोनों ने आपस में खुसर-फुसर शुरू कर दी। उनकी बेशतर बातें हम न समझ सके क्योंकि वो सरगोशियाँ कर रहे थे और इसलिए भी कि वो ठेठ देहाती ज़बान बोल रहे थे। मैं जो समझ सका वो ये था कि ज़ख्मी बहुत तकलीफ़ में था और ज़ख्म को देखकर उसका हौसला टूट गया था। इन दोनों का गांव दूर था। ज़ख्मी किसी करीबी गांव में जाकर मरहम पट्टी कराना चाहता था और उसका साथी उसे रोक रहा था। मैंने ज़ख्मी के ये अल्फाज अच्छी तरह सुने कि इस इलाके में मुझे कोई नहीं पहचानता, तुम चले जाओ, मैं इनके साथ चला जाऊंगा। इन दोनों की बहस में गर्मा गर्मी भी पैदा हो गई थी। मेरे दोस्तों, ज़ख्मी ने हमें कहा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे काटा है। मैं तुमसे तावान तो नहीं मांगता, मुझ पर करम करो, मुझे घोड़ी पर बिठाकर मेरे गांव छोड़ाओ। मेरा गांव दूर है मगर तुम्हारा गांव करीब है, तो मुझे अपने गांव ले चलो। खून बंद नहीं हो रहा। तुम्हारा गांव कौन सा है? उससे अपने गांव का नाम बताया तो उसने कहा कि ये तो 4 मील भी नहीं होगा। उसका गांव वहां से 7-8 मील दूर था। हम सब दोस्तों ने फैसला किया कि उसे अपने गांव ले चलते हैं। वो बेचारा बहुत बुरी हालत में था। उसकी टांग पर इतनी बड़ी जो पट्टी बांधी गई थी, उसका रंग गहरा सुर्ख हो गया था। उसका खून जल्दी बंद होना चाहिए था। उसे एक घोड़ी पर सवार किया। दूसरी घोड़ी सूबेदार के बेटे की थी। हमने उसे कहा कि वो अपनी घोड़ी पर ज़ख्मी के साथ जाए और दोनों घोड़ियाँ दौड़ाते हुए जाएं। हमें पैदल जाना था। अगर हम इन्हें अपने साथ रखते तो गांव में 1.5 घंटे में पहुंचते। उन दोनों ने घोड़ियाँ दौड़ा दी। हम गांव में पहुंचे और सूबेदार के घर गए। गांव का जर्रा जो हिंदू था, ज़ख्मी की मरहम पट्टी कर चुका था। यह हमारी नौजवानी के वक्त की देसी या गैर साइंसी जर्राही थी। ऐसी देसी दवाइयाँ हुआ करती थीं जो खून जल्द ही रोक देती और ज़ख्म को जल्दी मंदमिल कर देती थीं। रात को ज़ख्मी सूबेदार के घर रहा। अगले दिन भी वहीं रहा। अगली रात भी उसे वहीं रहना था। सूबेदार के बेटे ने हमें बताया था कि ज़ख्मी, जिसकी उम्र 30 और 35 साल के दरमियान थी, अपने गांव जाने को कह रहा था, लेकिन सूबेदार उसे जाने नहीं दे रहा था। कहता था कि जब तक उसका ज़ख्म ठीक नहीं हो जाता वो उसे जाने नहीं देगा। रात के 9 बजे होंगे। देहात के लोग जल्दी सो जाया करते थे। मैं 2 दोस्तों के साथ अपनी डेवढ़ी में बैठा था। हमारा मामूल था कि रात को हम दोस्त किसी दोस्त के घर इकट्ठे हो जाते और गप्पे हाँकने या ताश खेला करते थे। इसी मामूल के मुताबिक उस रात मेरे दोस्त मेरी डेवढ़ी में आ गए थे। डेवढ़ी का बाहर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर अंधेरा था। 7-8 आदमी इकट्ठे गुजर गए। गांव में एक आदमी ने डेवढ़ी के दरवाजे में आकर कहा कि पुलिस आई है और सूबेदार के घर जा रही है। हम बाहर निकले और बड़ी तेज तेज सूबेदार के घर की तरफ चले गए। सूबेदार के सहन में लालटेन की रोशनी थी और अंदर से बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हम बाहर खड़े रहे। 2 पुलिस कांस्टेबल बाहर खड़े थे। गांव तो हमारा बड़ा था, लेकिन पुलिस स्टेशन एक और गांव में था जो 1.5 मील दूर था। आज़ादी के बाद जब हमारा गांव कस्बे जितना बड़ा हो गया तो पुलिस स्टेशन हमारे यहाँ भी बन गया था। कुछ मिनट गुजरे होंगे कि थानेदार बाहर आया। एक आदमी के हाथ में लालटेन थी। थानेदार के पीछे ज़ख्मी मेहमान हथकड़ी में बंधा हुआ बाहर आया। पुलिस ज़ख्मी को ले गई। सूबेदार भी साथ ही गया और मेरी हालत के काटो तो बदन में लहू नहीं। हुआ क्या? क्या ज़ख्मी ने सूबेदार के घर में कोई बदमाशी की थी कि सूबेदार ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया? सूबेदार की एक जवान बेटी भी थी। मेरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। सूबेदार का बेटा जो हमारा दोस्त था वो पुलिस के साथ ना गया। उसने मेरे तमाम सवालों के जवाब दे दिए। ज़ख्मी इश्तहारी मुलजिम था। उसका पेशा डकैती और रहज़नी था। वो दूसरे पुलिस स्टेशन के इलाके का था और डकैती की एक या एक से ज़्यादा वारदातों में मतलूब था। वो कोई मशहूर डाकू नहीं था जैसे कि उस वक्त हुआ करते थे, इसलिए उसके इलाके से बाहर उसे कोई नहीं पहचानता था। सूबेदार चूँकि रिटायर्ड हो गया था, इसलिए फरागत की घड़ियाँ यूँ गुजारता कि खेतों की देखभाल करता और पुलिस स्टेशन भी चला जाता था। उसने थानेदार के साथ दोस्ती गांठ ली थी। जाहिर था कि वो मुखबिरी भी करता था। ज़ख्मी चूँकि इश्तहारी मुलजिम था, इसीलिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में उसकी तस्वीर मौजूद थी। मफरूर मुलजिमों की पासपोर्ट साइज तस्वीरें पुलिस स्टेशनों में दीवार के साथ लगा दी जाती थीं। सूबेदार पुलिस स्टेशन जाता रहता था।
उसने वहाँ मफरूर मुलजिमों की तस्वीरें देखी थीं जो वो हर रोज़ देखता होगा, क्योंकि वो थानेदार के दफ्तर में लगी हुई थीं। जख्मी का नाम एहसानुल हक था और हुक्का पुकारा जाता था, यानी वो एहसानुल हक उर्फ हुक्का था। सूबेदार ने इत्तेफाक से उसकी तस्वीर पुलिस स्टेशन में देखी तो शक नहीं बल्कि उसे यकीन हो गया कि ये उसके जख्मी मेहमान की तस्वीर है। सूबेदार ने अपने बेटे के साथ बात की। बेटे ने उसे बताया कि जब हम 6 दोस्तों ने उसे जख्मी हालत में देखा था तो उसने अपने साथी के साथ बातें की थीं। इसका साथी उसे हमारे साथ आने से रोक रहा था और हुक्का ने कहा था कि इस इलाके में इसे कोई नहीं पहचानता। उस वक्त हमें तो ज़रा भी ख्याल नहीं आया था कि आदि मुजरिम और मफरूर है। सूबेदार जहाँ दीदा आदमी था उसे यकीन हो गया कि ये वही शख्स है जिसकी तस्वीर पुलिस स्टेशन में है। एहसानुल हक, सूबेदार ने उसे कहा, तुमने मुझे अपना नाम सही बताया है, अब ये बता दो कि तुम उर्फ हुक्का हो। आपको कैसे सुराग मिला? हुक्का ने पूछा। पुलिस स्टेशन में तुम्हारी तस्वीर मौजूद है, सूबेदार ने कहा। सूबेदार साहब, हुक्का ने कहा, आपने ठीक पहचाना है, मैं यहाँ कभी ना आता, लेकिन आपने मेरी टांग की हालत देखी है। अगर मैं गांव को रवाना हो जाता तो रास्ते में ही मेरा जिस्म खून से खाली हो जाता और मैं मर जाता, अपने गांव नहीं पहुँच पाता। आपका गांव करीब था और घोड़ी भी थी। आपने मुझे मेहमान ठहराया और इलाज का बंदोबस्त किया। मैं सोच रहा था कि आपको क्या सलाह पेश करूं। अब मेरी असलियत बेनकाब हो गई है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि पुलिस को इत्तला न दे देना। मैं इतना ज़्यादा मशहूर और ख़तरनाक डाकू नहीं कि मेरी गिरफ्तारी का इनाम मुकर्रर होगा। मैं एक वारदात में गिरफ्तार हो गया था और मैं थाने से फरार हो गया था। क्या तुम पहली बार गिरफ्तार हुए थे? सूबेदार ने पूछा। 3 बार, उसने जवाब दिया। पहली बार 2 साल सज़ाए कैद हुई थी, दूसरी बार जुर्म साबित न होने की वजह से बरी हो गया और अब तीसरी बार फरार हो गया था। उसने उस पुलिस स्टेशन का नाम बता दिया जहां से वो फरार हुआ था। फिर कहने लगा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझे गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस को इत्तला न देना। इत्तला दे दूंगा तो क्या होगा? सूबेदार ने पूछा। आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए, हुक्का ने कहा। मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथी आपसे इंतकाम लेंगे जो बहुत बुरा होगा। मैं सिर्फ 2 दिन और यहाँ रहूँगा। मेरा जिक्र किसी के साथ ना हो, वरना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके इस घर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उसने सूबेदार को कुछ और भी धमकियाँ दीं जिनसे उसका मुद्दा उसके सिवा और क्या हो सकता था कि सूबेदार डर जाए और उसकी मौजूदगी की इत्तला पुलिस स्टेशन में ना कर दे। सूबेदार कोई हिंदू बनिया तो था नहीं कि डर जाता। वो सूबेदार था और मुसलमान था। 1 साल पहले वो रिटायर होकर आया था और उसने बर्मा फ्रंट पर जंग अजीम लड़ी थी। उसने हुक्का को इत्मीनान दिलाया कि वो जितना अरसा चाहे उसके घर में रहे, पुलिस को पता नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन सूबेदार ने थानेदार को जाकर इत्तला दे दी कि इश्तहारी मुलजिम हुक्का उस घर में है। चुनाचे रात को पुलिस आई और उसे पकड़ कर ले गई। मैं उसे गिरफ्तार ना कराता, सूबेदार गांव के चंद एक आदमियों को दूसरे दिन सुना रहा था। वो डाकू था, रहज़न था या कोई भी था, वो मेरा मेहमान था और ज़ख्मी था। मैंने अंग्रेज़ के कानून का इतना एहतराम नहीं करना था कि अपने ज़ख्मी मेहमान को पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन इस बदकिस्मत आदमी ने मुझे धमकियां दी और डराया। इस पर वो फ़ख्र करता था कि वो धौंस से मेरे घर में रह रहा है। मैंने उससे पूछा कि अब वो किस जुर्म में गिरफ्तार हुआ था, तो उसने रेज़नी की वारदात बताई। एक जवान लड़की अपने बाप और भाई के साथ जा रही थी। इस बदबख्त ने इन्हें रोक लिया। इनके पास जो रकम थी वो ले ली और लड़की की आबरू रेज़ी भी की। लड़की के बाप ने उसे पहचान लिया और ये खबीस पकड़ा गया, मगर पुलिस स्टेशन से फरार हो गया। मैं इसका ये गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। डाकू और रहज़न औरतों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया करते। हुक्का ने यह भी बता दिया था कि बुलडॉग ने उसे काटा क्यों था। हुक्का अपने एक साथी के साथ वहां बैठा हुआ था। उसने ये नहीं बताया कि वो छुपा हुआ था या रहसनी के लिए किसी शिकार की राह देख रहा था। बुलडॉग दूसरे कुत्तों के साथ भेड़ियों के पीछे गया था। वो तो निकल गए और कुत्ते वैसे ही इधर उधर सूंघते फिरते थे। बुलडॉग उधर जा निकला जहां हुक्का बैठा था। उसने बुलडॉग को पुचकारा। उसे ये कुत्ता पसंद आ गया था और उसने इस कुत्ते को अपने साथ ले जाने का इरादा कर लिया था। बुलडॉग उसके करीब चला गया।
उसने कुत्ते को पकड़ लिया। उसे ख्याल आया कि कुत्ता भौंकेगा तो इसके मालिक इधर आ जाएंगे। चुनांचे उसने कुत्ते के मुंह को एक कपड़े से बांधने की कोशिश की, मगर बुलडॉग इतना बरखुरदार कुत्ता नहीं था। उसने मुंह छुड़ा लिया। हुक्का और उसके साथी ने उस पर काबू पाने की कोशिश की तो बुलडॉग को गुस्सा आ गया। उसके सामने हुक्का था। उसने हुक्का की टांग मुंह में लेकर चबा डाली। अगर हम न पहुंच जाते तो बुलडॉग हुक्का को जिंदा न छोड़ता। हुक्का गिरफ्तार हो गया। चूंकि उसकी टांग शदीद जख्मी थी, इसलिए उसे करीबी कस्बे के सिविल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। 2-3 रोज बाद खबर आई कि हुक्का अस्पताल से भाग गया है। उस वक्त अस्पतालों की ये कैफियत नहीं होती थी कि मरीजों को बरामदों में भी जगह नहीं मिलती। उन वक्तों में तो पूरे वार्ड में चंद एक ही मरीज हुआ करते थे, बाकी सब बेड खाली होते थे। हुक्का अस्पताल में भी जेरे हिरासत था। 2 कांस्टेबल उसके साथ रहते थे। चूंकि वो मरीज था, इसलिए उसे हथकड़ी नहीं लगाई जाती थी। कुछ अरसे बाद ये तफसील हम तक पहुंची कि वो किस तरह फरार हुआ था। रात का वक्त था। एक कांस्टेबल साथ वाले खाली बेड पर सोया हुआ था। दूसरा कांस्टेबल हुक्का के बेड के साथ रखे हुए स्टूल पर बैठा था। उसके पास राइफल थी। उसे 3 घंटे जागकर ड्यूटी देनी थी। निस्फ शब के बाद ड्यूटी वाला कांस्टेबल बैठे बैठे सो गया। उसने सर से पगड़ी उतारकर साइड टेबल पर रख दी थी। उस जमाने में पुलिस वाले कुल्हा पर खाली पगड़ी बांधते थे। कांस्टेबल चूंकि सो गया था, इसलिए उसका सर आगे झुक गया था। साइड टेबल पर शीशे की बड़ी बोतल रखी थी, जिसमें पानी था। हुक्का ने ये बोतल उठाकर कांस्टेबल के सर पर दे मारी। कांस्टेबल लुढ़क कर फर्श पर जा पड़ा। सर पर इतने जोर की चोट आदमी को फौरन बेहोश कर देती है। कांस्टेबल की बदकिस्मती तो ये हुई कि उसने पगड़ी उतार कर रख दी थी। अगर उसके सर पर पगड़ी होती तो उसका सर महफूज रहता। फिर हुक्का अगर उसे पेट में चाकू घोंप देता तो भी वो बेहोश न होता, बल्कि हुक्का पर काबू पा लेता। वार्ड में 8 या 9 मरीज थे। वो सब सोए हुए थे। वार्ड में अस्पताल के स्टाफ का कोई आदमी नहीं था। दूसरा कांस्टेबल गहरी नींद सोया हुआ था। हुक्का ने कांस्टेबल के सर पर बोतल मारी और वार्ड से निकल गया। हालांकि उसकी टांग जख्मी थी। अस्पताल की मरहम पट्टी से टांग उसके जिस्म का बोझ उठाने के काबिल हो गई होगी। दूसरे कांस्टेबल का बयान था कि वो जाग उठा था और बाहर निकल गया था, लेकिन बाहर अंधेरा था। वो अस्पताल के गेट तक गया, लेकिन हुक्का का सुराग ना मिला। इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं कि वो किस तरह इतनी जल्दी कस्बे से भी निकल गया। हो सकता है अपने किसी जासूस की खुफिया मदद से वो फरार हुआ हो। मुझे इतना ही याद है कि वो गायब हो गया था। पुलिस उसे तलाश करती रही होगी। मफरूर तो वो पहले ही था। मैं पुलिस की इन सरगर्मियों से वाकिफ नहीं। सूबेदार से कभी कभी इतनी ही खबर मिलती थी कि हुक्का अभी तक मफरूर है। सूबेदार को भी कुछ पता न चल सकता था, क्योंकि हुक्का दूसरे थाने का मुलजिम था। कमोबेश 20 दिन गुजरे होंगे कि सूबेदार के घर से शोर उठा। वक्त निस्फ शब का था। मैं भी उन लोगों में था जो शोर और पुकार सुनकर फौरन पहुंचे थे। सूबेदार के घर के अंदर से धुआं उठ रहा था। बाहर का दरवाज़ा खुला था। हम लोग अंदर गए तो सूबेदार समेत घर के तमाम अफराद इस हालत में ड्योढ़ी में फर्श पर पड़े थे कि उनके हाथ एक ही लंबी रस्सी से पीठों के पीछे बंधे हुए थे और एक ही रस्सी से सबके पांव भी बंधे हुए थे। 2-3 आदमियों ने उन्हें खोला। बाकी सब अंदर गए। एक कमरे में आग लगी हुई थी। लोगों ने घड़ों और बाल्टियों वगैरह में पानी लाकर कमरे के अंदर फेंका और आग पर काबू पा लिया। सूबेदार ने बताया कि ये वारदात हुक्का ने की है। उसके साथ 4 आदमी और थे। वो दीवार फांद कर अंदर आए और सूबेदार और उसके दोनों बेटों को जगाया। उनके हाथों में तलवारें और खंजर थे। घर के मर्द कुछ ना कर सके। डाकुओं ने बहुत तेजी से घर के तमाम अफराद को ड्योढ़ी में इकट्ठा करके बांध दिया। ट्रंकों के ताले तोड़कर जेवरात और जो रकम हाथ आई निकाल ली और एक कमरे को आग लगाकर निकल गए। सूबेदार साहब, हुक्का ने जाते जाते ड्योढ़ी में रुककर कहा, मैं हुक्का हूँ, अब गिरफ्तार करा के देखो। पुलिस को तो रिपोर्ट होनी ही थी। वो होती। पुलिस आई और आप जानते ही हैं कि पुलिस ने क्या क्या कार्रवाइयाँ की होंगी। मैं आपको सूबेदार का रद्द-ए-अमल सुनाऊंगा। सूबेदार कहता था कि पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहे, हुक्का से वो खुद इंतकाम लेगा। वो कहता था कि हुक्का के घर के बच्चे बच्चे को उसके मकान के अंदर जिंदा जला कर आएगा। उसके दोनों बेटे भी यही कहते थे। ये पता चल गया कि हुक्का फला गांव का रहने वाला है। वो छोटा सा एक गांव था।
सूबेदार ने अपने दोनों बेटों, 2 भतीजों और एक मजारे को तैयार कर लिया कि हुक्का के गांव जाके उसके घर पर हमला करेंगे। गांव के दानिशमंद लोगों ने उसे रोका और कहा कि वो बड़ा संगीन जुर्म करने जा रहा है, जिसकी सजा फांसी से कम नहीं होगी। लेकिन सूबेदार मान नहीं रहा था। उसके बेटों को अलग समझाया गया। उनकी समझ में ये बात आ गई। सूबेदार को भी ये बताया गया कि हुक्का ऐसा अहमक नहीं होगा कि अपने घर में बैठा रहता होगा। हमें सूबेदार से ही पता चलता था कि क्या हो रहा है। मालूम हुआ कि वो छोटा सा गांव हुक्का और उसके गिरोह के ज़ेरे असर भी है और उससे खौफजदा भी। उस गांव पर कई बार पुलिस का छापा पड़ा, लेकिन हुक्का ना मिला। हालांकि उसकी मौजूदगी की इत्तला पुलिस स्टेशन पहुंची थी। सूबेदार ने ये सुराग भी लगा लिया था कि इस इलाके का थानेदार हुक्का से माहवार रिश्वत वसूल करता है, वरना हुक्का मीर अली ठग या सुल्ताना डाकू नहीं था कि किसी के हाथी ना आता। सूबेदार को याद आ गया कि मिलिट्री सर्विस के आखिरी 2 साल हुक्का के गांव का एक सिपाही उसका अर्दली रहा था। सूबेदार ने गांव के एक आदमी की ज़बानी पैगाम भेजकर इस सिपाही को बुला लिया। ये सिपाही जंग के दौरान बर्मा फ्रंट पर जख्मी हो गया था। दाएं टांग की हड्डी 3-4 जगहों से टूट गई थी। वो चल फिर तो सकता था, लेकिन मिलिट्री सर्विस के काबिल नहीं रहा था, इसलिए उसे मेडिकल पेंशन देकर घर भेज दिया गया था। सूबेदार कहता था कि ये सिपाही मेरी ज़रूर मदद करेगा। वो सिपाही आ गया। मैंने उसे देखा था, ज़रा सा लंगड़ा कर चलता था। सूबेदार ने उसके साथ मालूम नहीं क्या मंसूबा बनाया। सिपाही उसी रोज़ वापस चला गया। 15-16 दिन गुजरे होंगे कि सूबेदार गांव में नारे लगाता फिर रहा था। हुक्का पकड़ा गया, उसकी दोनों टांगें तोड़ दी गई हैं। हुक्का के पकड़े जाने की जो तफसील बाद में मालूम हुई वो यूं है कि सिपाही ने सूबेदार को बताया था कि हुक्का 8वें-10वें रोज़ गांव में आता है और गांव में किसी को जुर्रत नहीं होती कि उसकी मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दे दे। इन लोगों में ये सिपाही भी शामिल था। लेकिन अब हुक्का अपने गांव में गया तो इस सिपाही ने रात को उसे घर से बाहर बुलाया और उसे कहा कि आज रात किसी वक्त पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस गार्ड छापा मारने आ रही है। मुख्तसर ये कि सिपाही उसे बातों बातों में गांव से कुछ दूर ले गया और एक जगह ले जाकर उसे कहा कि आज रात यहीं गुजारेंगे। हुक्का कमअकल आदमी लगता था। वो वहीं बैठ गया। वहीं से एक और आदमी उठा जो इस सिपाही का छोटा भाई था। इन दोनों ने हुक्का को पीठ के बल गिरा लिया। सिपाही ने एक वजनी पत्थर उठाया और हुक्का के दोनों घुटनों पर बहुत जोर जोर से मारा। फिर घुटनों से नीचे पत्थर की ज़रबें मारी। दोनों टांगों की हड्डियां ऐसी टूटी कि जुड़ने के काबिल न रहीं। एक भाई हुक्का के पास बैठा रहा और दूसरा, जो साबिक सिपाही था, पुलिस स्टेशन चला गया और वहां इतला दी कि हुक्का जख्मी हालत में पड़ा है। मालूम नहीं उसे किसने जख्मी किया है। थानेदार के घर इतला दी गई। वो आ गया और सिपाही ने यही बताया कि दोनों भाई कहीं से आ रहे थे कि उन्होंने रास्ते में हुक्का को बेहोश पड़े देखा। मालूम होता है कि तुम दोनों ने उसे मारा है। थानेदार ने कहा। मेरी एक बात गौर से सुन लें जनाब, सिपाही ने कहा। मैं जानता हूँ कि आप हुक्का को गिरफ्तार करना नहीं चाहते। इसके साथ आपकी जो दोस्ती है मैं से वाकिफ़ हूँ। उसने मेरे सूबेदार साहब का घर लूटा है और उनके घर को आग लगाई है। अगर आप उसे अब भी बचाने की कोशिश करेंगे तो मैं साबिक फौजी हूँ, सीधा आपके हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। थानेदार को मजबूरन उस जगह जाना पड़ा जहाँ हुक्का बेहोश पड़ा था। उसे उठाकर सिविल अस्पताल ले गए। उसने होश में आकर बयान दिया कि उसे इस सिपाही ने और एक और आदमी ने गिराकर पत्थर मारे हैं। लेकिन इलाके का थानेदार चूंकि खुद रिश्वतखोरी का मुजरिम था, इसलिए वो सिपाही के खिलाफ बयान लिखने से डरता था। जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेज़ों ने फौजियों को इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी थी कि कोई बड़ा अफसर भी फौज के मामूली से सिपाही के साथ भी एहतराम से बात करता था। ये वाक़या जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद का है। मैं छोटी छोटी बातों को हज़फ कर रहा हूँ। वाक़या यूँ हुआ कि हुक्का की दोनों टांगें बेकार हो गईं। मैंने सुना था कि दोनों टांगें काट दी गई थीं, लेकिन ये मुसद्दका खबर नहीं थी। मुसद्दका खबर ये थी कि हुक्का को 2-3 दफ़ात के तहत मजमूई तौर पर 42 बरस सज़ा हुई थी और वो 1.5-2 साल बाद जेल में मर गया था। कुछ अरसे बाद कुछ और बातों से पर्दा उठा, जिनमें अहम बात यह थी कि इस सिपाही ने ऐसी बेखौफी का मुजाहरा क्यों किया। क्या ये जानते हुए कि थानेदार और गांव की तमाम आबादी हुक्का को बचा रही है, उसने अपने भाई को साथ लेकर हुक्का की हड्डियां तोड़कर उसे गिरफ्तार करा दिया।
اس سوال کا جواب یہ ملا کہ یہ صوبیدار اپنی پلٹن کے ساتھ برما فرنٹ پر تھا اور یہ سپاہی اس کا ارتلی تھا۔ اس وقت جاپانی انگریزی فوج پر غالب آئے ہوئے تھے۔ ایک حملے میں صوبیدار کی پلٹن کو جاپانیوں کے دباؤ کے تحت بھاگنا پڑا۔ بھاگنا ویسا ہی تھا جیسے کہ کہا کرتے ہیں کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ اس سپاہی کی دائیں ٹانگ میں سے مشین گن کی 3-4 گولیاں گزر گئی تھیں جنہوں نے ہڈی کو 2-3 جگہوں سے توڑ دیا تھا۔ کسی کو اتنی فرصت تھی نہیں کہ زخمیوں کو اٹھا لاتے۔ سپاہی مشین گنیں وغیرہ پھینک کر بھاگے تھے۔ صوبیدار نے اپنے ارتلی کی وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ارتلی کو کندھوں پر اٹھا کر پیچھے لے آیا تھا۔ وہاں سے اسے کلکتہ بھیج دیا گیا جہاں اس کی ٹانگ جڑ گئی اور میڈیکل پنشن بھی مل گئی۔ اگر وہ مورچے میں پڑا رہتا تو موت کے سوائے اسے کوئی پناہ نہ دیتا۔ اب صوبیدار کے گھر حقہ کی واردات کے بعد صوبیدار کو اپنا یہ سابق ارتلی یاد آیا تو صوبیدار نے اسے بلایا۔ صوبیدار نے اسے کہا تھا کہ وہ اتنا سا کام کرے کہ حقہ جس رات گاؤں میں ہو وہ صوبیدار کے گاؤں آ کر اسے بتا دے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حقہ کا گاؤں وہاں سے 10 میل سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ سپاہی نے صوبیدار سے پوچھا تھا کہ وہ کیا کرے گا۔ صوبیدار نے اسے بتایا تھا کہ حقہ سمیت اس کے گھر کے تمام افراد کو جلائے گا زندہ۔ لیکن سپاہی نے خود حقہ کو گرفتار کروا دیا۔ صوبیدار صاحب، سپاہی نے حقے کی گرفتاری کے بعد صوبیدار صاحب سے کہا تھا، اگر آپ اس طرح انتقام لینے کے لیے آتے جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس طرح سے خود آپ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ آپ کسی کے گھر پر حملہ کرنے اور آگ لگانے کے جرم میں گرفتار بھی ہو سکتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حقہ کے آدمی پھر آپ پر انتقامی وار کرتے۔ آپ باعزت سردار ہیں۔ میں نے آپ کی عزت برقرار رکھنے کا یہ طریقہ بہتر سمجھا کہ حقہ سے آپ کا انتقام بھی لے لوں اور اسے گرفتار بھی کرا دوں، اور وہ میں نے کر دیا ہے۔